दोस्तों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरों पर। जिलाधिकारी ने बताया कि शासनादेश द्वारा जारी निर्देशों में जनपद आजमगढ़ को ऑरेंज जोन में रखा गया है। जनपद में अभी तक नगर पालिका मुबारकपुर से सटे नयापुरा चकसिकठी के 1 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन था, जहां कोविड-19 संक्रमण का अंतिम रोगी दिनांक 24 अप्रैल 2020 को पुष्ट हुआ था। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ की आख्या दिनांक 23 मई 2020 के आधार पर नगर पालिका मुबारकपुर से सटे नयापुरा चकसिकठी के 1 किलोमीटर की परिधि के कंटेनमेंट जोन में पिछले 1 माह से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण उक्त हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की जाती है। उन्होंने बताया कि दिनांक 31 मई 2020 तक जारी लॉकडाउन के सामान्य निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी लागू होगा। तदनुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। 24 मई जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में अनुमन्य गतिविधियों में कोविड-19 से बचाव के उपायों का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराए जाने हेतु समस्त एसडीएम, इंसिडेंट कमांडर, तहसीलदार व सीओ को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 बनाई गई है। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 यथा संशोधित में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु धारा 15 में विभिन्न प्राविधान किए गए हैं, जिसमें इस नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करते पाया गया कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम संख्या 45 की धारा 188 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया समझा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन को दंडित कर सकता है यदि वह इस नियमावली के उपबंधों या इस नियमावली के अधीन सरकार द्वारा जारी किन्हीं अन्य अग्रतर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। अग्रतर यह कि किसी महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मी के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी आपत्ति की या संपत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी संशोधन आदेश 2020 के अधीन दंडनीय होगा। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण, मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा, स्कार्फ न पहनने पर थूकने पर प्रथम व द्वितीय बार के लिए जुर्माना 100 रुपये, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने पर उसे प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना 100 रुपये जो 500 रुपये तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए 500 रुपये जो 1000 रुपये तक हो सकता है। द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन का या पुनरावृत्ति किए जाने जुर्माना 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिए जुर्माना 250, द्वितीय बार के लिए 500 और तृतीय बार के लिए 1000 या उससे अधिक पुनरावृत्ति पर 1000 रुपये जुर्माना होगा। तो उसके बाद अगली बार पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, परंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दुपहिया वाहन पर 2 व्यक्ति इस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लव्स भी लगाना होगा। उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन के पीछे हेलमेट, फेस कवर, मास्क लगाकर महिला के बैठे होने पर छूट प्रदान की गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरु प्रसाद ने बताया कि आज दिनांक 24 मई 2020 को दोपहर 12 बजे लुधियाना से कुल 1122 प्रवासी मजदूर यात्री रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पहुंचे, जिसमें 844 आजमगढ़ के तथा 278 अन्य जनपद के हैं। उक्त प्रवासी मजदूर का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया। इसी के साथ ही उक्त सभी प्रवासी मजदूर को उनके संबंधित तहसील के शेल्टर होम में भेजा गया है। प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम ने बताया कि दिनांक 23 मई 2020 को सायं 6 बजे से दिनांक 24 मई 2020 को प्रातः 6 बजे तक रोडवेज बस स्टेशन आजमगढ़ पर विभिन्न राज्य जनपदों से कुल 1950 प्रवासी मजदूर यात्री आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 729, गुजरात के 377, पंजाब के 345, हरियाणा के 30
तमिलनाडु के 29, कर्नाटक के 113, केरल से 53, उड़ीसा के 2, छत्तीसगढ़ से 5, आंध्र प्रदेश से 3, गोवा से 14, असम से 5, मध्य प्रदेश से 1, दिल्ली से 200, हिमाचल प्रदेश से 8, लखनऊ से 1, गाजियाबाद से 16, मुजफ्फरनगर से 1, गोरखपुर से 11, देहरादून से 7 प्रवासी मजदूर आए हैं। उक्त को ब्रेकफास्ट व लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया एवं उन सभी मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद उन्हें संबंधित तहसील मुख्यालय के शेल्टर होम पर भेजा गया। दिनांक 24 मई जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में दिनांक 23 मई 2020 को विभिन्न तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लॉकडाउन के उल्लंघन में कार्रवाई की गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि जिसमें बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने पर 240 व्यक्तियों को धारा 188 के अंतर्गत FIR, 493 वाहन का चालान व 5 वाहन सीज, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन न करने पर 51 दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई व 8500 सम्मन शुल्क वसूला गया। वहीं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों से कार्य कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में DC मनरेगा ने बताया कि आज मनरेगा के अंतर्गत 1,45,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, जिसमें 16,000 प्रवासी मजदूर मनरेगा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा कार्य 1762 गाँव में चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18 मई 2020 से 31 मई 2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 23 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण से पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के मजरा बिसई का बाग, राजस्व ग्राम चकसेठवल तहसील सदर व राजस्व ग्राम पिपरौला तहसील मार्टिनगंज एवं राजस्व ग्राम चमावा तहसील फूलपुर एक व्यक्ति की कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। शासनादेश में कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम चकसेठवल का मजरा बिसई का बाग तहसील सदर एवं राजस्व ग्राम पिपरौला तहसील मार्टिनगंज एवं राजस्व ग्राम चमावा तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। इस हेतु आकलन संबंधित व्यक्ति के लक्षण, बौद्धिक उमंग केस व उनके संपर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जाएगा या दूसरे लक्षणों वाले केसों की जांच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस समस्त केसों का प्रोटोकॉल के अनुसार नैदानिक प्रबंध, लोगों की काउंसलिंग व उन्हें इस संबंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना। कंटेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मंडलायुक्त के निर्देश पर गठित हुई मंडलीय जांच समिति NRLM के तहत शासकीय धन के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच मंडलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने उस योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाया। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कई कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं एवं शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मंडलीय जांच समिति का गठन कर दिया है। उक्त समिति में संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, उप निदेशक राष्ट्रीय बचत डॉक्टर विजयनाथ मिश्र एवं JDC कार्यालय के सहायक लेखाकार अनिल कुमार राय को सदस्य के रूप में नामित करते हुए मंडलायुक्त ने समिति को निर्देश दिया कि शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में गहन जांच कर संयुक्त जांच आख्या 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि गत दिवस भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने मंडलायुक्त को इस आशय का शिकायती पत्र दिया था कि वैष्णवी ट्रेडर्स जौनपुर को NRLM के तहत
गांव में बने महिला समूह की ट्रेनिंग के नाम पर सदस्यों को भोजन हेतु 239 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से पूरे जिले में 3-4 महीने से केंद्रीय प्रबंध करके NRLM के डिप्टी कमिश्नर बालकृष्ण मोहन शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है, जबकि यह कार्य पूर्व में ब्लॉकों के माध्यम से होता था, जिस पर 40 से 45 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च आता था। जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में यह भी अवगत कराया कि DC NRLM द्वारा भोजन के टेंडर में अपनी चहेती फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ टर्नओवर की शर्त रख दी गई, जिससे इस जनपद की किसी फर्म द्वारा टेंडर नहीं डाला जा सका, बल्कि वैष्णवी ट्रेडर्स से ही संबंधित 3-4 फर्मों का नाम से मिलीभगत कर टेंडर डलवाकर कोरम पूरा किया गया है। श्री सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह भी अवगत कराया है कि CLF सेट इलाकों में 1.5 लाख रुपए में बनता था। आज यह मेनगर, लालगंज, माडलिंग, ठेकमा आदि इलाकों में 5 लाख रुपए में बनाकर फर्जी बिल वाउचर पर पैसा निकाला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेसर्स वैष्णवी ट्रेडर्स जौनपुर के जरिए 1871 ग्राम पंचायत में महामारी के नाम पर सफाई के सामान की किट बनाकर जिन सामानों की सप्लाई की जा रही है उनकी बाजार में कीमत 3000 रुपये से कम है, जबकि प्रधानों से 9941 रुपये लिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य में पूर्व DPRO श्रीकांत दरवे द्वारा सामानों बाजार मूल्य के हिसाब से सही दर निर्धारित नहीं कराई गई है। इसी प्रकार उन्होंने वित्ता के संबंधित कई अन्य बिंदुओं को भी रेखांकित किया है। मंडल आयुक्त रक्त त्रिपाठी ने जिलाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के संबंध में कहा कि उल्लिखित तथ्य काफी गंभीर प्रकृति के हैं तथा प्रथम दृष्टया गंभीर रूप से किए गए शासकीय धन दुरुपयोग के संबंधित है, जिसकी सम्यक जांच कराए जाने हेतु अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय मंडलीय जांच समिति का गठन किया गया है तथा समिति को जांच कर आयुक्त संयुक्त आख्या 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है। आजमगढ़ 24 मई CMO डॉक्टर AK मिश्र ने बताया कि जिला मंडल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की 20 मई 2020 को मृत्यु हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिस कोरोना संक्रमित मरीज की 22 मई 2020 को मृत्यु हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार कोरोना संक्रमित मरीज जिसकी 18 मई 2020 को मृत्यु हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। धन्यवाद।